तो हेलो दोस्तों, नमस्कार है नीलेश माझी का। फिर से क्लास में हैं हम और अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स के कुछ सवालात, और उनको करने के बाद में फिर आप कहोगे वाह सर जी मजा आ गया। तो फिर चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। और आज हम पढ़ेंगे बहुत सारी चीजें। देखो पहले मैं एक संक्षेप में आपको बता देता हूँ, ये मैंने सारे नोट्स बना लिए हैं कि कौन कौन से सवाल जो है आए थे, उन्हीं के आधार पे आपको पढ़ाने वाला हूँ। देखो पहली बात तो सबसे ज्यादा आए थे, कहाँ से क्वेश्चन आए थे? सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए थे आपके 12th क्लास से। एक दो क्वेश्चन थे जो थे 11th से, और अगर 10th की बात करोगे 10th से आए थे एक या दो क्वेश्चन, ठीक है, पूरे फिजिक्स के पोर्शन से। तो चलो अब यहाँ पे देख लेते हैं हम। पहला चैप्टर है करंट वाला और अपना इलेक्ट्रोस्टेट और करंट। तो करंट से क्वेश्चन इतने ज्यादा नहीं आए थे, सबसे ज्यादा आए थे इलेक्ट्रोस्टेट से। उसमें भी इलेक्ट्रोस्टेट में भी सबसे ज्यादा कहाँ से? डाइपोल से। डाइपोल के बाद में फिर आए थे मैग्नेटिक, वहां पे चलो वहां पे आपके फ्लक्स से आए थे, और इलेक्ट्रोस्टेट में इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, वहां से भी क्वेश्चन आए थे, यूनिट वगैरह पूछी गई थी, सवाल भी दिए थे, कैपेसिटेंस से सवाल आए थे। अब चलो एक और चीज बताता हूँ। मैग्नेटिज्म में आया था, वहां पे आपसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे में बहुत सारे सवाल पूछे थे, और एटम में पूछे गए थे। एटम में स्पेक्ट्रम के ऊपर आए थे, बाकी ज्यादा कुछ नहीं पूछा गया था, स्पेक्ट्रम के ऊपर, और वहीं से आ सकते हैं, क्योंकि बाकी सब फिर आप डूब जाओगे उसमें पढ़ोगे, तो डूबना नहीं है। और चलो चालू करते हैं हम अपने फिजिक्स को पोर्शन को, और लगभग आधे घंटे 45 मिनट में जो है खत्म कर देंगे। पहला डाल लो, पहला टॉपिक इलेक्ट्रोस्टेट। हम इमेजिन करते हैं कि कोई भी वायर है, हमारे यहाँ करंट आता है। करंट आता नहीं है, चल के नहीं आता है, कोई चीज आती है ऐसी जिसकी वजह से करंट आ रहा है। कौन सी चीज आ रही है? वो आ रही है इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन भी चल के नहीं आता है, धक्का लगाता है, मोमेंटम आता है उसका। कौन आता है? मोमेंटम आता है। ये सब चीजों में मत जाओ अंदर, मैं तो सिर्फ एक चीज समझा देता हूँ। कोई चार्ज है वो चल के आता है, तुम तो ऐसा समझ लो बस। कैसा समझ लो? माइक चालू है। कोई भी चार्ज जो है चल के आ रहा है। एक मिनट में चेक कर लूँ मैं। हाँ, सब कुछ सही चल रहा है, नहीं पता चला पिछली बार की तरह आधा रिकॉर्ड ही ना हुआ हो। चलो तो पोटेंशियल, सबसे पहला मान लो यहाँ पे एक चार्ज है Q चार्ज, और यहाँ पर एक Q चार्ज है। इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स, उसको बोलते हैं कूलाम्ब फोर्स। उसका बस फार्मूला याद कर लो, तो वो होता है कितना लगेगा? तो ये लगेगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इस पर न्यूमेरिकल तुमसे कभी नहीं पूछेगा, जिंदगी में नहीं पूछेगा, तो याद मत करना। तुम तो बस इतना याद कर लो कि ये किस पर किस तरीके से डिपेंड करता है। तो किस पर डिपेंड करता है? R पर। तो वहां से तुमसे ये पूछेगा कि कूलाम्बिक फोर्स या कूलाम्ब का फोर्स डिस्टेंस पर किस तरीके से क्या करता है? डिपेंडेंट होता है। मतलब कि आपके पास ऑप्शन रहेंगे इस तरीके से, R स्क्वायर, ए ऑप्शन R स्क्वायर, बी ऑप्शन 1/R स्क्वायर, सी ऑप्शन 1/R, डी ऑप्शन R क्यूब, मान लो 1/R क्यूब। इस तरीके से आपके पास ऑप्शन रहेंगे। तो हमको पता है कि अगर इन दोनों को हम कांस्टेंट रख दें, मतलब इनकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, तो ये यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लग जाएगा, ये 1/R की आएगा। तो 1/R स्क्वायर किस तरीके से डिपेंड करता है? 1/R स्क्वायर। तो ये वाला ऑप्शन हमारा जो है सही हो जाएगा। समझ गए? सवाल किस तरीके के आएंगे, समझ गए ना? चलो आगे हम बात करते हैं। अब इलेक्ट्रोस्टेट चल रहा है, जगह कम होने की वजह से मैंने उसको मिटा दिया है। लैब अटेंडेंस 2025 22/2/2025 मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है। अब यूनिट वगैरह एक चीज याद कर लेना। अब कोई ये यहाँ पे चार्ज रख दिया मैंने Q प्लस, इसकी वजह से इसके अंदर से क्या निकल रही होंगी? कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही होंगी इस तरीके से।
ऐसा समझ लो तुम्हारे पास एक चुंबक है, चुंबक के आसपास क्या निकल रहा है क्या नहीं निकल रहा है, वो कैसे फोर्स लगा है तुमको कोई दिखता है क्या? चुंबक के बाहर नहीं दिखता है, नहीं दिखता ना। उसी तरीके से ये चार्ज भी होता है, चार्ज के अंदर से क्या निकलती है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें निकलती है, लेकिन वो हमको दिखती नहीं है। हमको कैसे पता चलेगा कि है? चुंबक को तुमको कैसे पता चलेगा कि चुंबक है? जब तुम दूसरी चुंबक लाओगे या लोहा लाओगे या कुछ भी लाओगे, जब उससे वो चिपकने के लिए करेगा, वो एकदम उसके पास ले जाओगे एकदम फट से चिपक जाएगा, तो तुमको समझ में आ जाएगा हाँ भाई इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी है? चुंबक वाली प्रॉपर्टी है। ऐसे ही ये भी है, यहाँ पर भी क्या होगा, जब हम कोई छोटा सा चार्ज, छोटू सा चार्ज लेके आएंगे, मान लो तुम्हारे पास में एक इतनी बड़ी मैग्नेट है और तुम एक छोटी सी मैग्नेट एकदम टुकड़ा, इसका भी टुकड़ा लेके आओगे, तो वो क्या होगा? इसके पास जाके चिपक जाएगा। अब मैं कहूं तुमसे कि ये इस पर कितना फोर्स लगा रहा होगा? ना के बराबर। ये इस पर कितना फोर्स लगा रहा होगा? फुल पावर में लगा रहा होगा भैया कि आजा भिड़ जा मुझसे। लेकिन ये इस पर कितना फोर्स लगाएगा? ना के बराबर। भैया खिंचा ही चला जाएगा, इतना बड़ा तो है। तो इसी तरीके से हम इसको निगलेक्ट कर देते हैं। हम बस इसको इस चीज के बारे में हमको पढ़ना होता है कि ये इस पर कितना फोर्स लगा रहा है, ये इस पर क्या लगाएगा? ना के बराबर। लेकिन ये इसके ऊपर कितना लगाएगा, हमको यहाँ से ये वैल्यू पता चल जाएगी। तो इसके लिए इसी तरह से यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास है बड़ा सा चार्ज है, हमने छोटा सा चार्ज एकदम बहुत कम हमने यहाँ पर रखा, ठीक है, ये चार्ज है। अब ये इसके ऊपर कितना फोर्स लगाएगा, इसको कितना तेजी के साथ धकेलेगा, हमको यहाँ से पता चल जाएगा। उसके लिए फार्मूला होता है, पोटेंशियल एक अलग चीज है और इलेक्ट्रिक फील्ड अलग चीज है। तो E इक्वल टू के क्यू ये रहा, इसको नहीं रखेंगे, के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये पॉइंट चार्ज मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे? पॉइंट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होगी? फार्मूला क्या होगा? के क्यू बाई आर स्क्वायर। यही क्वेश्चन आया था अभी जब मैंने पेपर जो है किया है उसमें, तो यहाँ पे ये पूछा गया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से आर पर डिपेंडेंट होती है। तो आपको सिंपली 1/r² वाला ऑप्शन टिक कर देना है। और कई बार आपको उलझाने के लिए पेपर वाला क्या करेगा? दिमाग चलाएगा ज्यादा से, वो क्या करेगा? आपको ऑप्शन दे देगा r⁻²। क्या दे देगा? r⁻²। अब तुम बोलोगे कि अरे यार पेपर में गए थे, साला जो सर जी ने पढ़ाया था वो तो आया ही नहीं, अब हम क्या करें? बस यही बच्चों के साथ में जो है दरिंदगी हो जाती है, ठीक है। तुम्हारे साथ के में भी दरिंदगी करते हैं, लेकिन वो उनका पर्दाफाश नहीं हो पाता है, ठीक है। तो यहाँ पे उनकी दरिंदगी से बचने के लिए तुमको एक ट्रिक सिखा देता हूँ कि कोई भी चीज 1 में नीचे रहे, जब वो ऊपर जाएगी तो उसकी पावर किस में जाएगी? माइनस में जाएगी। 10 की पावर 5 लिखा है, जब हम उसको ऊपर ले जाएंगे तो 1 × 10 की पावर -5 बन जाएगा, ठीक है, समझ गए। 1/r⁻³ लिखी है, हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? r⁻³ समझ गए। ऐसे ही लिखा है 1/r लिखा है, जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो r⁻1 बन जाएगा, ठीक है, समझ गए। अब तुमको क्या है? दिक्कत नहीं आएगी। अब तुम्हारे पास में यूनिट में भी दिक्कत नहीं आएगी। मान लो किसी की यूनिट लिखी है, किसी की भी लिखी है, न्यूटन पर मीटर लिखी है। क्या लिखी है? न्यूटन मीटर। तुम्हारे में ऑप्शन आ गया, ये ऑप्शन नहीं है, तुम्हारे को आता है, लेकिन तुम्हारे में ऑप्शन है न्यूटन मीटर की पावर -1। अरे दिक्कत वाली बात क्या है भैया? इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1 होगी, ऊपर ले गए तो -1 हो गई। ये आ गया आंसर हमारा। तो अभी टेंशन नहीं लेने का, बिल्कुल इसी तरीके से छोटी छोटी चीजें जो है ना आपको बहुत आगे तक ले जाएंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लो भैया, लिख लिया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिख लो, पोटेंशियल को हम V से दिखाते हैं। इसका भी फार्मूला कुछ ऐसा ही होता है, बस एक R कम हो जाता है नीचे से, तो इसका हो जाएगा KQ/R। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अभी तुम फिजिक्स पढ़ोगे तो फिजिक्स में तुम डूब जाओगे। क्या हो जाओगे? डूब जाओगे। अभी ये इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से, इसके पॉइंट चार्ज के वजह से है। अब बोलेंगे भैया कि कोई लाइन चार्ज है उसकी वजह से क्या होगा, फिर बोलेंगे कोई स्पेयर है वो खाली है अंदर से, उसके वजह से कोई पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, फिर बोलेंगे कि कोई सिलेंडर है उसकी वजह से कितनी होगी, कोई बोलेंगे कोई स्पेयर है एकदम ठोस उसके वजह से कितनी होगी। तो ये सब हमको नहीं पढ़ना है, हमको खाली ये पॉइंट चार्ज की वजह से पढ़ना था। कौन सा? पॉइंट चार्ज। तो डूबना नहीं है, बस खाली हमको PhD भी नहीं करनी है। तुम तो बस इतना याद रखो कि ये यहाँ से होती है, और तुमको चलो इसकी यूनिट याद रखना। यूनिट किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक
फील्ड कैसे याद रखोगे भैया, हम तो निकाल भी नहीं पाएंगे। अब चलो तुमको एक निकालने का फार्मूला बता देता हूं। फोर्स जो होता है, फोर्स इक्वल टू होता है Q इंटू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज। ठीक है, ये भी फार्मूला याद रखना, तुमसे कभी भी फोर्स भी पूछा जा सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड दे देगा, चार्ज दे देगा, बोलेगा बताओ ये फोर्स बता दो हमको। सिंपल सा फार्मूला है, Q इंटू ई लगाना है और हमारा जो है फोर्स निकल के आ जाएगा। यहां से देखो हमको क्या निकालना है, ई की चाहिए। क्या चाहिए, ई की। तो हम ई को यहीं रहने देंगे, एफ को कहाँ, एफ और क्यू है, क्यू को ले जाएंगे इधर। तो जैसे ही तुम इसको इधर ले जाओगे, इनटू में है, अपॉन में चला जाएगा, तो ई इक्वल टू हमारा, ई इक्वल टू क्या बन जाएगा, एफ अपॉन क्यू। एफ यानी फोर्स, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, याद कर लो, लिख लो, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, अपॉन, और चार्ज की यूनिट होती है कूलाम। तो न्यूटन पर कूलाम जो है हमारी किसकी यूनिट आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड फार्मूला कोई भी हो, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, उसकी यूनिट आती है, तो चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं भी हो, कैसी भी हो, 36 फार्मूले हो, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट यही रहेगी। यूनिट कहाँ गई, न्यूटन पर कूलाम, यूनिट यही रहेगी। हाँ, न्यूटन को ड्राइव करके यहाँ पे जैसे न्यूटन पर कूलाम लिखा है, तो यहाँ पे तुम वो भी न्यूटन की जगह पे वो भी लिख सकते हो। क्या बोलते हैं, न्यूटन क्या होता है, न्यूटन इक्वल टू होता है एक्सेलरेशन अपॉन, एक्सेलरेशन इक्वल टू एम, एफ इक्वल टू एम जी होता है ना। तो जी क्या है, जी, या फिर इसकी जगह पे ए भी हो सकता है। ये ग्रेविटी के टर्म में हो जाएगा, और यहाँ पर अगर ए मानोगे, ए, तो ये एक्सेलरेशन हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर एक्सेलरेशन एफ बाई एम। ठीक है, तो यहाँ से भी तुम इसकी यूनिट को जो है ड्राइव कर सकते हो। और उसके अलावा बाकी तो तुमको सब आता ही है, आता नहीं है बता रहा हूँ मैं। चलो आगे चलते हैं। अब एक और आता है डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट इज नथिंग बट इट इज अ पेयर ऑफ टू चार्जेस, एक माइनस और एक पॉजिटिव। ठीक है, ये हमारे पास में एक डाइपोल, जो दो चार्ज है साथ में है, ऐसा मान लो, उनके बीच में दूरी है वो L है, लेकिन यहां पर हम क्या बोलेंगे, 2L है। कितनी है, 2L है। दूरी कितनी है, 2L है, आधा L आधा L, 2L। कितने हैं, 2L इनके बीच में दूरी है, और चार्ज है बराबर मात्रा में है, लेकिन अपोजिट चार्जेस हैं, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। अब इसके ऊपर क्या क्या पूछा जाएगा, पहला पूछा जाएगा डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अभी ये वाला क्वेश्चन आया था अपने पास, इसमें से पॉजिटिव से निकल के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जाएगी, यहाँ से ऐसे निकल के जाएगी। तो ये क्या बना रही हैं, एक क्लोज लूप बना रही हैं। क्या बना रही हैं, क्लोज लूप बना रही हैं, बिल्कुल बना रही हैं। तो लिख लो पहला पॉइंट, फॉर्म्स क्लोज लूप। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो निकल रही है वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगी क्या, कभी नहीं करेंगी, जिंदगी में नहीं करेंगी। तो दूसरा पॉइंट लिख लो, नेवर क्रॉस ईच अदर, एक दूसरे को नहीं काटेंगी, ईच अदर। ठीक है, समझ गए बात। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, इसका फार्मूला लिख लो, Q इंटू 2L। 2L, दो का इंटू मत कर देना, यहां से लेके यहां तक की दूरी को ही हमने 2L बोला है। अगर आपको ये 5 दिया है तो सिंपली 5 2L की जगह में 5 लिख देना। ठीक है, तो ये समझ गए। तो इसका फार्मूला है Q इंटू 2L। यूनिट बात करते हैं, यूनिट क्या होगी, Q, चार्ज की यूनिट क्या थी, कुलाम्ब। लेंथ लंबाई को किस में नापते हैं, मीटर में। तो मीटर, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर। तो कुलाम्ब मीटर जो है इसकी डाइपोल मूवमेंट की जो है यूनिट हो जाएगी। उसके बाद में इसी को कुलाम्ब पर मीटर, कुलाम्ब पर नहीं, कुलाम्ब मीटर को ही हम बोलते हैं डिबाई। ठीक है, तो ये याद कर लो। इसके अलावा इसके आसपास से क्वेश्चन, हाँ, नेट चार्ज की अगर बात करें, इसके डाइपोल मूवमेंट पर नेट चार्ज, ये भी क्वेश्चन आया था। नेट
नेट चार्ज होता है इसके ऊपर जीरो। कितना होता है नेट चार्ज? जीरो। देखो प्लस माइनस दोनों को जोड़ेंगे क्या हो जाएंगे, ये भी बराबर मात्रा में, ये भी मान लो ये भी -2 कूलाम है, ये भी +2 कूलाम है, दोनों को जोड़ दो -0 हो जाएंगे। तो जीरो हमारा इसके ऊपर नेट चार्ज होता है कोई भी डाइपोल के ऊपर। तो डाइपोल यहाँ पे समाप्ति की ओर बढ़ गया और समाप्त तो हो भी गया। अब आते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की ओर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कुछ नहीं होता, बस ऐसा समझ लो तुम, जैसे तुमने टॉर्च ली और तुमने यहाँ पे लगाई, खिड़की दूर खड़े हो गए, खिड़की पे लगाई, खिड़की के अंदर से कितनी रोशनी बाहर जा रही है, बस ऐसा कुछ समझ लो कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, हमने वहां पे थोड़ा सा एरिया मान लिया अपने मन में कि इतना एरिया, तो उसके अंदर से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही होगी, वही है फ्लक्स। समझ गए? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसको हम दर्शाते हैं फाई से और इसका फार्मूला होता है E × A। ठीक है, अब बाकी तो इसका फार्मूला होता है E A cos थीटा, वहां पे थीटा की वैल्यू अलग अलग रखेंगे तो अलग अलग चीजें आएंगी, वो सब हमको नहीं याद करना। हमने क्या बोला, PhD हमको नहीं करना है। कई बार बच्चे बोलेंगे सर आपने वो बताया नहीं, क्या नाम है, उसको प्लेट टेढ़ी हो गई तो कितना फ्लक्स जाएगा, प्लेट 45 डिग्री पे तो कितना जाएगा, वो सब तुम्हारे में आएगा ही नहीं भैया, क्यों बताएं। ठीक है, तो इसकी जो यूनिट होती है वो लिख लो। इलेक्ट्रिक फील्ड की अभी मैंने आपको यूनिट बताई थी, न्यूटन मीटर, न्यूटन कूलाम। ठीक है, क्या थी? और इसकी जो यूनिट आएगी एरिया की, न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये अपनी यूनिट हो गई इसकी, ये हमारा फार्मूला हो गया। उसके अलावा बस इसमें से कुछ नहीं पूछा जाएगा, बस यही एक फार्मूला याद कर लो, यूनिट याद कर लो इसकी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में आया था क्वेश्चन, देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्वेश्चन था, लेकिन मुझे असली में याद नहीं है कि उन्होंने पूछा क्या था। हाँ, सबसे ज्यादा कब होगा? जब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया परपेंडिकुलर होंगे। कब होंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया परपेंडिकुलर होंगे। मान लो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है इधर से ऐसे, ठीक है, अगर मान लो हमने यहाँ पर एक क्या रख दिया अपना, मैंने ऐसे हाथ रख दिया ऐसे, तो अभी इसके बीच में और मेरे हाथ के बीच में कितना एंगल है? 90 डिग्री है। मान लो मैंने ऐसे ऐसे हाथ को घुमाना चालू कर दिया, अब मेरे और उसके बीच में एंगल क्या हो रहा है? कम होता जा रहा है। तो जैसे ही परपेंडिकुलर इसके एकदम पैरेलल हो जाएगा लाइन के, तो एकदम जीरो हो जाएगी, फ्लक्स जो है जीरो हो जाएगा। और जैसे जैसे मैं बढ़ाता जाऊंगा तो मैक्सिमम कब होगा? जब परपेंडिकुलर होगा। और चाहे मैं ऐसे करूं चाहे ऐसे करूं, तो दोनों में अगर सबसे कम कब होगा फ्लक्स? जब वो पैरेलल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के एरिया। ये क्या है? एरिया वेक्टर है, और एरिया जब इसके परपेंडिकुलर होगा तब मैक्सिमम फ्लक्स होगा। और जैसे ये ऐसा हो जाएगा, यानी कि इसके पैरेलल हो जाएगा, तो उस टाइम पे फ्लक्स जो है जीरो हो जाएगा। अब आते हैं नए टॉपिक पर, कैपेसिटेंस। बहुत तगड़ा टॉपिक है, 2 क्वेश्चन आए थे। कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस में क्या है भैया? कैपेसिटेंस में, कैपेसिटेंस का एक तो फार्मूला याद कर लो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, C= होता है ε0 A/d, जहां पर ε0 की वैल्यू होती है 8.81 × 10⁻⁻12। ठीक है, ε0 की वैल्यू है। इसके बाद में इसमें से सवाल ये पूछा गया था कि हमारे पास में एक प्लेट है 20 सेंटीमीटर × 20 सेंटीमीटर की, और उसका एरिया है, 2 एरिया है, उसमें जो है कितना D दिया था, दोनों के बीच में दूरी 1 × 1 मिलीमीटर। अब बेटा तुम्हारे पास में ये इसकी वैल्यू मिल गई, इसकी वैल्यू तुम निकाल लोगे, एरिया 20 × 20 और ये D। इसका जो है आंसर निकाल के तुमको किसमें बताना है? अपने कमेंट बॉक्स में बताना है। किसमें? कमेंट बॉक्स में। फिर मैं जो है लास्ट में इसको सॉल्व भी करवा दूंगा। ठीक है, इसका आंसर जो है बताना है कमेंट बॉक्स में। और C= फार्मूला मैंने बता दिया है, C= और इसकी यूनिट होती है कैपेसिटेंस की, वो होती है फराड।
क्या होती है, फराड। नाम सुना होगा ना, 3 माइक्रोफराड, 5 माइक्रोफराड। पंखे का कैपेसिटर लेने गए होगे तब बोला होगा भैया 3 का दे दो, 3.5 का दे दो। अब ये तो जानते ही नहीं है आगे क्या बोल रहा है। अब जाना भैया से बोलना कि भैया 5 माइक्रोफराड का हमको वो दे दो कैपेसिटर। पंखे में जो लगाते हैं पंखा धीरे हो जाता है, वो वही है ये कैपेसिटर, उसी की वैल्यू निकाल रहे हैं हम यहाँ पे। ये सब प्रैक्टिकल है। चलो आगे चलते हैं। हाँ, एक चीज और सीख लो, अगर यहाँ पर 2 कैपेसिटर में कैसे लगा दूं, सीरीज में लगा दूं। कैसे, सीरीज में। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये दोनों आपस में, ये सेल लगा दिए मैंने, तो ये दोनों आपस में कैसे हैं, सीरीज में। कैसे हैं, सीरीज, इसको बोलते हैं सीरीज, एक के बाद एक लगा हो। इस केस में यहाँ पे अगर इसका है C कैपेसिटेंस बराबर है, कैपेसिटी दोनों की बराबर है। अब तुमसे ये पूछेगा कि इन दोनों का टोटल कैपेसिटेंस कितना होगा, टोटल। तो C टोटल निकालने के लिए सिंपल फार्मूला है C1 + C2 अपॉन, नहीं ये नीचे आएगा, 1 मिनट, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया फार्मूला, 2C1 C2 अपॉन C1 + C2। ठीक है, ये अपना फार्मूला हो जाएगा टोटल कैपेसिटेंस निकालने के लिए। और उसके अलावा एक फार्मूला अपना, इनको अगर हम पैरेलल लगा देंगे तो क्या होगा, जैसे हमने यहाँ से हटा के इसको कैसे लगा दिया, पैरेलल। पैरेलल कैसे लगाएंगे, यहाँ से तार ले गए, यहाँ से तार ले गए, यहाँ छोड़ा, एक तार से हमने ये वाला जोड़ दिया और इसी तार से हमने एक यहाँ पे ऐसे जोड़ दिया। ये कैसे हो गए, पैरेलल हो गए। पैरेलल में याद रखना बेटा, डायरेक्ट कुछ नहीं करना, वैल्यू जोड़ देना। तो यहाँ पे C = हो जाएगा, मान लो दोनों की कैपेसिटी क्या है, बराबर है, तो C + C = 2C। ठीक है, सिंपल सा फार्मूला है। ये चीज़ें देखो, इनमें ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं है, ऐसे सवाल आ सकते हैं, अपन इनसे उम्मीद कर सकते हैं हाँ ये पूछ सकता है, क्योंकि ये ज़्यादा टफ पेपर तो नहीं आ रहा, 11th-12th बेस पर आ रहा है। तो अब आगे चलें। आगे है अपना मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिज्म। हाँ, अब एक चीज और याद रख लो, ठीक है, वो ये है कि इलेक्ट्रिक करंट में अगर जैसे ये हमारे पास में रेजिस्टेंस है, अगर ये सीरीज में जुड़ा है और यहाँ पर ये पैरेलल में जोड़ दिया, फार्मूला चेंज कर देना बस आ जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा R = R1 + R2 और यहाँ पर हो जाएगा हमारा, ये कैपेसिटर नहीं है, बैटरी है, R = टोटल R, ये R1 ये R2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2R1 R2 / R1 + R2। ठीक है, यहाँ पे पैरेलल में थोड़ी अलग कहानी चलती है, कैपेसिटर में वही कहानी उलट हो जाती है। समझ गए? तो ये एक छोटी चीज बतानी थी, बस यही याद कर लो, इलेक्ट्रिसिटी में और कुछ नहीं आएगा। जैसे मैग्नेटिक मूवमेंट होता था, यहाँ पर भी ऐसे ही है, मैग्नेटिक मूवमेंट और डाइपोल मूवमेंट उसको बोलते हैं। मैग्नेटिक मूवमेंट इसी को बोलते हैं डाइपोल मूवमेंट। मैग्नेट का डाइपोल मूवमेंट, किसका? मैग्नेट का। मैग्नेट का डाइपोल मूवमेंट वो होता है, इसको हम दर्शाते हैं m से, वेक्टर फॉर्म है, और m = वहाँ पे ये मान लो हमारे पास में मैग्नेट है, यहाँ पर m छोर, यहाँ पर m छोर, अब यहाँ पर इसके बीच में दूरी फिर से वही 2l, तो यहाँ पर m × 2l, सेम फार्मूला है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, समझ गए? ये SI यूनिट की बात करते हैं, याद कर लेना, यही पूछी गई थी। तो इसकी SI यूनिट होती है एम्पियर/मीटर², और यूनिट याद कर लो तो Nm/टेस्ला। ठीक है, अब इसमें भी यही कहानी आती है कि यहाँ से, इसमें मान लो एक पॉजिटिव मान लिया, एक नेगेटिव मान लिया, तो यहाँ से नॉर्थ पोल से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी, साउथ की ओर जाएगी, इस तरीके से जाएगी, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल के जाएंगी। तो यहाँ पर भी हमारे पास में क्लोज लूप बनेगा, ये एक दूसरे क्रॉस करेंगी क्या? नहीं करेंगी। सेम वही कहानी है इलेक्ट्रिक डाइपोल वाली, और कुछ भी अंतर नहीं है। अगर वो आपको याद हो गया तो ये भी आपको याद हो जाएगा, बस Q की जगह में M रख देना। ठीक है,
और तो यहाँ पर हाँ, मैग्नेटाइजेशन क्या है, किसी भी उसको चुंबक बनाना, उसकी जो यूनिट होती है वो होती है एम्पियर पर मीटर, यानी A/m। क्या होती है? A/m। चलो अब यहाँ पे ऐसे आ जाते हैं अपन किस पर, स्पेक्ट्रम पर। क्या आ जाते हैं? स्पेक्ट्रम पर। चलो मैं समझा देता हूँ पहले तुमको, एक मिनट में वीडियो देख लूँ। हाँ, सब कुछ सही चल रहा है, लगभग 25 मिनट हो चुके हैं। मैग्नेट एटॉमिक में मान लो आपके पास में क्या है, एक सेव है। क्या है तुम्हारे पास में? एक सेव है। सेव को तुम काटो आधा, मन में सोचना, मन में अभी आंख बंद कर लो, आंख बंद कर लो। जब तक आंख बंद नहीं करोगे ना तब तक समझ में नहीं आएगा। आंख बंद कर लो, अपने ढक्कन जो है कानों में लगा लो, मेरी बात को ध्यान से सुनो। एक सेव ले लो, उसको काटो, आधा करो, फिर काटो, आधा बचा है उसको, फिर जो आधा बचा है उसको काटो, काटते चलो, काटते चलो, काटते चलो। एक टाइम बाद तुम उसको पकड़ नहीं पाओगे, सही बात है। फिर तुम उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रखो और काटते चलो, और काटते चलो, और काटते चलो। इतना काट दो कि वो माइक्रोस्कोप के नीचे भी ना दिखे। फिर उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे रखो, वहां तुमको दिखेगा। फिर उसको काटते जाओ, काटते जाओ, काटते जाओ, इतना काट दो कि वो उसमें भी ना दिखे। और फिर इतना काट दो उसको कि वो अपने एक एटम तक पहुंच जाए। कहां तक पहुंच जाए? एक एटम तक। यानी कि वही चीज जो लास्ट में नहीं कट पाई उसको बोलते हैं एटम। और ये चीज किसने बताई थी सबसे पहले? ये डाल्टन ने बताई थी कि सब चीजें किससे मिलके बनी है? एटम से मिलके बनी है। किससे मिलके बनी है? एटम से मिलके बनी है। समझ गए? तो वही चीज है जिसको हम काट नहीं सकते, वो होती है एटम। एटम मिलके बना होता है इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन से मिलकर के बना होता है कौन? एटम। इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। और न्यूक्लियस में कौन कौन रहेगा? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहेंगे। कौन कौन रहेगा? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहेंगे। जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही हम उसको उसका एटॉमिक नंबर बोल देंगे। जैसे हाइड्रोजन के पास में 1 इलेक्ट्रॉन है, हमने उसको नंबर पे 1 पे रख दिया। हीलियम के पास में 2 इलेक्ट्रॉन है, हमने उसको 2 नंबर पे रख दिया। सोडियम के पास में 11 इलेक्ट्रॉन है, हमने उसको 11 नंबर पे रख दिया। अब उस टाइम पर बहुत सारा चीजें तो नहीं थी ढूंढने की, तो फराडे आए उस टाइम पे। फराडे ने क्या किया? फराडे ने कुछ एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए, जे थॉमसन ने उसका साथ दिया। उसके बाद में जे थॉमसन और फराडे ने अपना इलेक्ट्रॉन खोजा। उस टाइम पे उन्होंने कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया। वहां पे उन्होंने एक कांच का डब्बा लिया, उसको पूरा खाली कर दिया, हवा भी नहीं रहने दी उसमें, और 2 इलेक्ट्रोड लगाए और उसमें 10,000 वोल्ट डाल दिए। भाई साहब एक पतली लेयर उसकी चलने लगी करंट की। उन्होंने कहा ये क्या है? फिर उन्होंने कहा ये, उन्होंने अपना जो सब कुछ अपने ताम झाम लगाए थे उसके आधार पे उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज करी। इसीलिए जो जे थॉमसन को है उनको एक नोबेल प्राइज भी मिला था। इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी उन्होंने, जे थॉमसन ने। तो याद रखो बेटा, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी? जे थॉमसन ने करी थी। उसके बाद में उस टाइम पे एटम बता दिया। किसने बता दिया? डाल्टन ने बता दिया कि एटम होता है, लेकिन ये नहीं बता पाए कि एटम कैसा दिखता होगा, कैसा होता होगा, न्यूट्रॉन कहाँ रहते हैं। आज हमको पता है कि न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, लेकिन उस टाइम पे जब सोचो, उस टाइम पे पता नहीं था। 1800 के टाइम पर, तो उस टाइम पे पता नहीं था। तो उन लोगों ने कहा कि अरे यार अब कैसे पता चलेगा। तो लोगों ने सोचा होगा, साइंटिस्टों ने अपनी बुद्धि लगाई। तो थॉमसन ने भी अपनी बुद्धि लगा ली कि भैया एक काम करो, जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे तरबूज की तरह जो एटम जो है पूरा दिखता होगा, और पूरे में ऐसे पॉजिटिव चार्ज भरा रहता है, और उसमें इलेक्ट्रॉन जो है बीच में धंसे रहते हैं। अब उन्होंने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन धंसे रहते हैं, पॉजिटिव चार्ज रहता है, तो ये क्या है कि फिर उन्होंने कंडक्ट किया था। किसने? रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था। जब उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को एटम के बीच में से गुजार दिया था, फिर कहे कि तुम्हारा तो भैया जो एटम का मॉडल है उसमें तो चारों तरफ पॉजिटिव चार्ज थे, तो ये इतने अल्फा पार्टिकल हमने भेजे तो ये सीधे क्यों निकल गए, क्या बात है। तो इस वजह से वो इस चीज़ के बारे में नहीं बता पाए, तो उनका एटॉमिक मॉडल जो है रिजेक्ट हो गया। फिर आए
कौन आए? यही रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया, फिर उन्होंने बताया, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट में फेल रहे। कौन सा किया? अल्फा स्कैटरिंग पे एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया? अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। वो अपने उसमें फेल रहे। उनके दो स्टूडेंट थे, जीजर और मास्टन। कौन थे? जीजर और मास्टन। अब उन लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया, वो उनके स्टूडेंट थे। अब उनका मन लगा रहता था कि भैया चलो सर जी कर रहे हैं तो हम भी करेंगे। और जो रदरफोर्ड थे वो किसके स्टूडेंट थे? वो जे थॉमसन के स्टूडेंट थे। रदरफोर्ड थॉमसन के स्टूडेंट थे, जे थॉमसन, और थॉमसन के स्टूडेंट थे रदरफोर्ड के स्टूडेंट थे जीयर और मास्टन। ठीक है, तो उन दोनों ने फिर किया एक्सपेरिमेंट, और उन्होंने कहा कि सर इसमें से एक लाइट जो है एक बार लौट करके अल्फा पार्टिकल आया था बीच में। अब एक अल्फा पार्टिकल लौट करके आया था, तो कहा कि अच्छा आया था। और कब? एक्सपेरिमेंट जब उन्होंने चालू किया था उसके 10-20 साल बाद। वो लगातार करते रहे, अपने उस पर अटल रहे। उसके बाद बच्चों ने किया, उनके जो छात्रों ने किया, उसके बाद में वो उन्होंने दिमाग लगाया कि ये एक आया है लौट करके, तो क्यों लौट के आया है? आखिर ऐसी क्या वजह रही होगी कि इसको लौट के आना पड़ा? ऐसा समझो कि जब कोई बहुत बड़ा पत्थर रखा हो और तुम छोटे पत्थर उसमें मारो तो एक पत्थर लौट के आता है ना, वो पत्थर तो आगे नहीं जाएगा। तो उन्होंने दिमाग लगाया कि हाँ, बीच में कोई बहुत बड़ी चीज रखी है, वहीं से सारी कहानी स्टार्ट होती है एटम की, जितनी हम पढ़ाई आज के पढ़ते हैं। फिर उन्होंने जो है एक्सपेरिमेंट किए आगे। फिर आए नील्स बोर ने इस चीज़ के बारे में, सब चीज़ के बारे में बताया कि इलेक्ट्रॉन वहीं पे क्यों घूमता है, इलेक्ट्रॉन कितनी स्पीड से घूमता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, सब नील्स बोर ने बताई। लेकिन नील्स बोर स्पेक्ट्रम को नहीं कर पाए। उन्होंने ये नहीं बता पाया कि अगर लोहा गर्म हो गया है तो गर्म होने के बाद वो रेड क्यों हो जाता है, ये नहीं बता पाए। छत के ऊपर धूप पड़ती है तो रात में छत गर्म क्यों रहती है और फिर धीरे धीरे ठंडी क्यों होती है, यानी कि उससे निकलने वाली रेज, किससे? एटम के अंदर से निकलने वाली रेज के बारे में वो नहीं बता पाए। उसी को बोलते हैं हम स्पेक्ट्रम। और ये इस चीज को, स्पेक्ट्रम के बारे में जो है सवाल आया था। इतनी बड़ी लंबी चौड़ी कहानी सुनाई है मैंने, इसका आपको फायदा जरूर मिलेगा। आपने बहुत ईमान रख करके मेरी कहानी को सुना है, और ये आपके आने वाले एग्जामों में बहुत फायदेमंद होगी, क्योंकि आदमी को समझ में नहीं आता कि ये एटम का साला स्थिति कहाँ से चालू हुआ है। तो हमारे पास में सीरीज थी लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पाश्चन ब्रैकेट के बाद में पफंड के बाद में एक और थे हम्फ्रे, लेकिन उनकी सीरीज जो है पढ़ी नहीं जाती, पांचों की पढ़ी जाती है। लाइमन सीरीज में जो निकली थी उसकी जो वो बनती हैं, किसमें बनती है? यूवी का है ये, यानी कि अल्ट्रा वायलेट रीजन में, तो हमको वो दिखाई नहीं देती हैं। तो ये एक मैक्सिमम आप याद कर लो। बामर सीरीज इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इसकी जो स्पेक्ट्रम है वो हमको दिखाई देता है, वो विजुअल रीजन का होता है। किस रीजन का होता है? विजुअल, जिसको हम आंखों से देख सकते हैं। बाकी इन तीनों के जो थे वो IR इंफ्रारेड रीजन के थे। किसके थे? इंफ्रारेड रीजन के थे। इनका था लाइमन का यूवी रेज का, बामर का था विजुअल का, और इन तीनों के थे पाश्चन, ब्रैकेट, पफंड के IR। ठीक है, तो ये चीज याद कर लो। हमारा जो क्वेश्चन आया था वो यहां से आया था। लाइमन सीरीज, लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, पफंड, तीनों याद कर लो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, चलते हैं आगे की ओर। हम चलते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर की ओर में। न्यूक्लियर रिएक्टर में कौन सा मेटल जो है यूज होता है? आपको पता होगा, यूरेनियम होता है। कौन सा होता है? यूरेनियम। कौन सा होता है? यूरेनियम। कहाँ है यूरेनियम? ये देखो कैसा दिखता है यूरेनियम, अभी दिखा देता हूं आपको यूरेनियम कैसा दिखता है। ओल्मियम, ये रहा यूरेनियम। अरे यहीं तो था, कहाँ चला गया? एक मिनट साला,
बहुत देर में मिला भाई। ये रहा यूरेनियम, ये देखो इसको ध्यान से, ये रहा यूरेनियम। 92 नंबर है यूरेनियम, 238 इसका मास है, याद कर लो, क्योंकि अगर पूछेंगे तो यही पूछेंगे, इससे ज़्यादा इसमें से आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, चलो, तो यूरेनियम जो है वो 238 उसका मास है, 92 उसका एटॉमिक नंबर है, यानी उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है 92 जो कि उसका चक्कर लगा रहे हैं। अब सबसे मेन चीज, न्यूक्लियर रिएक्टर जब चलता है तो उस टाइम पर उसमें उसको ठंडा करने की जरूरत होती है, उसको बोलते हैं कूलेंट। जैसे हमारी गाड़ी चलती है तो उसको ठंडा करने के लिए कूलेंट डालते हैं ना अलग से खरीद के, तो वहां पर किस चीज का कूलेंट की तरह उपयोग किया जाता है, तो वो आप याद रखो, कूलेंट न्यूक्लियर रिएक्टर में, न्यूक्लियर रिएक्टर में कूलेंट की तरह यूज करते हैं किसको, वाटर को, CO2, ठंडी CO2। ठीक है, CO2 के बाद में यहाँ पे अपने पास में एक और ऑप्शन आ जाएगा, क्या था एक बार मैं खुद ही भूल गया, हाँ नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन बहुत ठंडी होती है ना। वाटर पहला चीज, यही याद रखना, यही मेनली पूछा जाएगा वाटर के ऑप्शन में, अगर आएगा वो लोग देंगे तो यही देंगे। इसके अलावा ये दोनों को तो भूल जाओ, ये थोड़े एडवांस लेवल के हैं। ठीक है, ये तो हमारे में नहीं आते, तो इसमें तो पेपर में आने की छोड़ ही दो। पूरी चौक गई। चलो अब आते हैं amorphous solid and crystalline solid। amorphous यहां से क्वेश्चन आया था इसलिए इंपॉर्टेंट है। amorphous crystalline, ये बेटा amorphous होते हैं, आइसोट्रोपिक नेचर के होते हैं। ये क्रिस्टलाइन होते हैं, एन आइसोट्रोपिक नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं, एन आइसोट्रोपिक नेचर के। ये शॉर्ट रेंज, ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर के होते हैं, ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर के होते हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे होते हैं। क्लियर कट होते हैं, इनकी धारियां एकदम पैनी होती हैं, खतरनाक होती हैं, क्योंकि क्रिस्टल है। अब मेन चीज आती है इसमें के एग्जाम्पल, वही तुमको याद करने और कुछ नहीं आएगा। तो इसके एग्जाम्पल में है रबर, याद कर लो, प्लास्टिक के बाद में आ जाएगा तुम्हारा वुड, पैराफिन यानी वैक्स, सीमेंट। ठीक है, ये किस में आ जाएगा, तुम्हारे अमोर्फस में आ जाएगा। क्रिस्टलाइन में आ जाएगा क्वार्ट्ज, पहला। माइका, डायमंड। ठीक है, ये तुम्हारे आ जाएंगे किसमें, क्रिस्टलाइन में, ये अमोर्फस हो गए। तो ठीक है, याद रहेंगे। अब चलते हैं आगे, इनको याद कर लो, लिख लो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आया था, तो ये चीजें अच्छे से पढ़ लो। इसके बाद में आते हैं जो एटम होते हैं वो अरेंज कैसे होते हैं, अरेंज होंगे कैसे भी, तो उनको जो है अलग अलग भाग में बांटा गया है। तो तुम तो बस सिंपल सा याद कर लो, सिंपल क्यूबिक SCBCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। 12th क्लास के फर्स्ट चैप्टर है सॉलिड स्टेट, वहां पे पढ़ते हैं, लेकिन अभी हम बहुत ज्यादा डीप नहीं जाएंगे। आप तो इतना याद करो, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर क्यूबिक, FCC। ठीक है, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, इसका कितना होता है, इसका FCC का होता है सबसे ज्यादा 12, इसका होता है 8 और इसका होता है 6। ठीक है, 6, 8, 12 ये याद कर लो। अभी जो क्वेश्चन आया था वो यहाँ से आया था, FCC से आया था। कहाँ से आया था, FCC से क्वेश्चन आया था। आगे चलते हैं और ज्यादा थोड़ा सा पढ़ते हैं इसको। सीरीज पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे अपन अब, सीरीज पढ़ेंगे। सीरीज में किसकी, जो रेज की सीरीज है, तो पहले कौन सी आती हैं, कॉस्मिक रेज,
फिर गामा रेज, गामा मारेगा, गामा रेज। फिर एक्स रेज, एक्स रे, विजुअल जिसको हम देख सकते हैं, इनको हम देख नहीं सकते, इनको नहीं, इसको देख सकते हैं विजुअल वाले को। फिर इंफ्रारेड, इनको भी हम नहीं देख सकते, IR इंफ्रारेड। माइक्रोवेव, फिर लास्ट में आती है रेडियो वेव। ठीक है बेटा, ये कॉस्मिक रेज हैं, इनकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा हो जाती है। फ्रिक्वेंसी यानी कि 1 सेकंड में ये बहुत बार जो है इनकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है। इनकी ये कुछ इस तरीके से चलती हैं, ये ठीक है। रेडियो वेव कुछ इस तरीके से चलती हैं। और तुम्हारा घर फंस गया यहाँ पर, और यहाँ तुम बैठ के चला रहे हो मोबाइल, भैया टावर नहीं आ रहा है, भैया आगे चले जाओ ना, यहाँ पे खड़े हो जाओ मोबाइल लेके। ठीक है, समझ गए? तो इनकी जो, इसी को बोलते हैं हम, इसको क्या बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, दैट्स द लैम्डा वेवलेंथ। तो वेवलेंथ यहाँ ज़्यादा है, वेवलेंथ यहाँ पे ज़्यादा है, तो लैम्डा क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। यहाँ क्या होगा, लैम्डा सबसे कम होगा। यहाँ पे फ्रिक्वेंसी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि एक वेव को ही निकलने में भैया बहुत टाइम लग जाएगा। तो फ्रिक्वेंसी क्या होगी, फ्रिक्वेंसी न्यू से डिपेंड करते हैं, कम होगी। और यहाँ फ्रिक्वेंसी 1 सेकंड में भैया इतनी सारी रेंज निकल गई, इतनी सारे मतलब लैम्डा निकल गए, तो यहाँ पे फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी, इसीलिए इसकी एनर्जी भी ज़्यादा है। समझ गए? अब ये चीज़ समझ में आ गई। अब बोलेंगे भैया कि इसमें से हम किसी भी रेज को हम देख नहीं पाते हैं, सब अपने अपने सबके प्रयोग हैं, इस चीज़ को बस हम देख पाते हैं। ठीक है, कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, विजुअल रेज, इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। अब बोलेंगे सबसे ज़्यादा कि भैया इसको याद कैसे करके जाएं, तो ऐसे याद कर लो, कोई गामा से गाय, कोई से कॉस्मिक से कोई, गाय से गामा, कोई गाय एक्स, और विजुअल से आप हम, आप यानी तुम और हम, आप ही हम तो देख सकते हैं विजुअल रीजन की रेज, और कौन देख सकता है, कोई नहीं, इन सब तो दिखती नहीं है। तो आप हम किसको देख सकते हैं, विजुअल को, तो आप हमसे विजुअल, कोई गाय एक्स, आप हम, इनसे इंफ्रारेड, कौन सी, इनसे इंफ्रारेड, माइक से माइक्रोवेव, रेडियो। ठीक है, यानी कि रेडियो में आप हम जो है तहलका मचाते हैं। तो ऐसे याद कर लो, कोई गाय एक्स, आप हम इन माइक रेडियो, कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, आप हमसे विजुअल रेज, और IR से इंफ्रारेड रेज, माइक से माइक्रोवेव, R से रेडियो वेव। खतरनाक तरीके से भाई साहब, मजा आ गया कि नहीं आया? मजा आ गया हो तो लाइक ठोक दो एक। चलो आगे चलते हैं। आगे कुछ नहीं है, बस समझाने वाली चीजें हैं, बहुत तगड़े तरीके से समझाऊंगा। बेटा रेनबो देखा है, रिफ्लेक्शन होता है। हाँ, सिंपल उसके बारे में पढ़ लेते हैं। जो अपन शीशा देखते हैं ना, सांस, कांच बोलते हैं, वैसे तो उसका असली नाम दर्पण होता है, लेकिन हम कांच बोल देते हैं आम बोलचाल में। जिसमें तुम अपना थोबड़ा देखते हो ऐसे, तो उसमें जो है उसको देखते हो, तो वहां पे देख के तुमको एक चीज याद आनी चाहिए कि भैया इसकी फोकल लेंथ कितनी होती है, इनफाइनाइट नहीं होती, उसकी फोकल लेंथ होती है 0। कहाँ चला गया, अरे नहीं, फोकल लेंथ तो उसकी हो जाएगी, फोकल लेंथ हो जाएगी उसकी इनफाइनाइट, और
पावर हो जाएगी जीरो, ठीक है, पावर हो जाएगी उसकी जीरो, ठीक है। अब लिख लिए हो तो काट के दोबारा लिख लो। अब चलते हैं TIR पर। रेनबो देखा है, रेनबो, एप्लीकेशन ऑफ, लिख लो एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन, एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन जो है ये होता है रेनबो बनता है। इससे क्या बनता है, रेनबो बनता है। मेनली यही पूछा जाएगा कि रेनबो किस चीज से बनेगा, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, TIR, और ऐसे ऑप्शन दे देगा आपको, तो आप उसमें से रिफ्रैक्शन जो है चुन के आ जाना। और इससे ज्यादा क्वेश्चन जो है नहीं बन सकते, और अब बनेंगे भी तो फिर कठिन वाले बनेंगे। मेन आता है TIR, यहां से क्वेश्चन आया था। TIR क्या है, TIR इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। होता क्या है, जब कोई भी चीज, ये क्या है, डेंसर मीडियम है, ये क्या है, एयर है। यहाँ पे मान लो हमारे पास में कांच का स्लैब है, ये कांच का एक इतना बड़ा चौखटा है, यहाँ से हमने रेज डाली, क्या करी, यहाँ से हमने रेज डाली, तो ये मान लो इसका नॉर्मल था, मैंने एक डंडा खींच दिया, अब यहाँ से हमने एक रेज डाली भैया, वो इधर की तरफ झुक गई, किधर, इधर की तरफ, टेढ़ी हो गई। क्या हो गई, टेढ़ी हो गई, क्योंकि ये यहाँ से जा रही थी इसके अंदर से। ये कैसा मीडियम है, डेंसर मीडियम है, रेयरर मीडियम। TIR कब बनेगा, जब डेंसर से जब रेयरर की ओर जाएंगे तभी बनेगा। कब बनेगा, तो डेंसर से रेयरर की ओर जाएंगे तभी बनेगा। अब भैया ये इधर झुक गई, ये एंगल देखो और ये एंगल, इसको थोड़ा सा बढ़ाओ और बढ़ाओ इधर, तो ये अब इसको हमने बढ़ाया, तब ये हमने यहाँ से डाला इसको, अब ये इधर और झुक गई। फिर हमने बोला कि और झुकाओ इसको, ये वाला एंगल बढ़ाओ, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाओ, भैया हमने और बढ़ा दिया, और हमने इसको यहाँ से किया, अब ये और थोड़ा झुक गई। हमने बोला नहीं इतने मजा नहीं आ रहा, और झुकाओ इसको, फिर उसने क्या किया, थोड़ा सा और बढ़ा दिया, अब ये इसकी क्या हो गई, बराबर हो गई एकदम। अब देखो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री हो गया, और एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया, इसी को बोलते हैं जब ये एंगल कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जब 90 डिग्री हो जाए, तो इसको बोलते हैं यहां पर ये वाले एंगल को क्रिटिकल एंगल। क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। अब बेटा क्या होगा, जब हम इसको उसकी लंबाई और थोड़ी सी बढ़ाएंगे तो यहाँ पर ये क्या होगी, यहाँ पर मान लो हमने यहाँ पे रख दिया इसको, तो ये इधर आ जाएगी, और रख दिया हमने, ये इधर आ जाएगी, यानी कि वो रिफ्रैक्शन की जगह पर रिफ्लेक्शन शो करने लग जाएगी। तो दैट्स इज अ पॉइंट, ये क्रिटिकल एंगल से अगर ज्यादा एंगल हो जाएगा तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि कौन सी चीज परफॉर्म होने लगेगी वहां पर, वो परफॉर्म होने लगेगा हमारा TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। चलो इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, इसके एग्जाम्पल है, एक डायमंड है हमारा, वो चमकता है बहुत तेज, पहला एप्लीकेशन। दूसरा ऑप्टिकल फाइबर, नहीं देखे हैं तो अभी मैं दिखा दूंगा। लूमिंग होती है कोल्ड कंट्रीज में, कोल्ड कंट्रीज में लूमिंग होती है, जैसे कि हमारे यहाँ गर्मियों में मिराज फॉर्मेशन होता है ना, उसी तरीके से लूमिंग होती है। तो मैं एक चीज दिखा देता हूं चलो आपको, ऑप्टिकल फाइबर जो है, ऑप्टिकल फाइबर किस तरीके से उसके अंदर से इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है और उससे होते हुए लाइट जाती है, यानी सिग्नल जो है लाइट की स्पीड से जाता है, इसीलिए हमारा इंटरनेट आज इतना तेज चलता है, और उसी का फायदा जो है हम उठाते हैं, उसकी मजबूरियों का फायदा, क्योंकि वो इतना तेज चलता है। तो दिखा देता हूं मैं, हमारे पास में रखा है तो हमने सोचा कि आपको जो है, तो ये देखिए कुछ, ये आपको दिख रहे होंगे, इसमें लाइटें दिख रही होंगी, और ये देखो लाइटें दिख रही हैं, मुझे तो दिख रहा है इसमें दिख रही हैं कि नहीं, हाँ ये लाइट कहाँ से निकल रही है, यहाँ से निकल रही हैं। इसको कैसे भी मोड़ दो भाई साहब, कैसे भी इसको मोड़ दो, लाइटें जो है निकलना जो है स्टार्ट करेंगे, और हाँ अब सही चल रहा है, अब अच्छा दिख रहा है। तो इसमें क्या होगा, जो लाइटें जो है, अरे यार ये तो इतने पतले होते हैं, इतनी जल्दी टूट जाते हैं। तो ये देखिए इसमें आपको दिख रही है, इसको देखिए किसी भी तरह से मोड़ दीजिए, क्योंकि इसके अंदर से लाइट जो है ट्रेवल करके आ रही है, कहीं से भी आ जाएगी। ये देखो ऑप्टिकल फाइबर, ये देखो
ये देखो कहीं भी मोड़ दो भैया, कहीं भी कैसे भी मोड़ दो, लो चक्कर घिन्नी बना दूंगा मैं तुम्हारे सामने इसको। तो ये लाइट जो है किस किस स्पीड से लाइट ट्रेवल कर रही है, यानी कि जो सिग्नल है जो इसके अंदर इसी फॉर्म में जाते हैं। जैसे ये जा रहे हैं ना, ये जितना लंबा होगा उतने आगे तक पहुंच जाएंगे, उतने आगे तक कहीं भी ले जाओ, कितना भी मोड़ दो। लेकिन ये है जो इसी स्पीड से जो है सिग्नल भी जाते हैं। इसी ये है TIR फॉर्म करता है। इसके अंदर कौन से परफॉर्मेंस हो रहा है, TIR। अभी देख लिया, मजा आ गया होगा। अब चलते हैं आगे वाले टॉपिक पर। आहा, लास्ट टॉपिक है, लास्ट। बस कितना मिनट हो गया है भैया, कितना मिनट हो गए, 50 मिनट। बस लास्ट टॉपिक है, इसके बाद तुम्हारा जो है खत्म। ये लास्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बता रहा हूं कि इसको अगर पढ़ के नहीं गए तो फिर कोई मतलब नहीं है। डिफेक्ट इन विजन, डिफेक्ट इन विजन, ठीक है। डिफेक्ट इन विजन, पहला आता है मायोपिया, मायोपिया। दूसरा आता है हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। तीसरा आता है प्रेसबायोपिया, प्रेसबायोपिया। ये पिया पिया क्यों आ रहे हैं सब जगह, सोच के तुमको लगा होगा। अब हम बात करते हैं एक एक करके, इन दोनों को हम मिटा देता हूं। मायोपिया, इसका दूसरा नाम है नियर साइटेडनेस, ठीक है। नियर साइटेडनेस इसका दूसरा नाम है, इसको बोलते हैं मायोपिया। क्या होता है इसमें, पहली बात, पहला पॉइंट लिख लो, उतार लो, सी नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली, सी नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली, ठीक है। पास के ऑब्जेक्ट को हम बहुत अच्छे से देख सकते हैं। जब पास के देख सकते हैं तो इसको भैया नियर साइटेडनेस क्यों बोला, अब वो तो साइंटिस्टों से पूछो, मैं क्या बताऊं। कैन नॉट सी फार, फार यानी दूर, दूर के ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते। कैन नॉट सी फार ऑब्जेक्ट क्लियरली, क्लियरली यानी साफ साफ, ठीक है। क्लियरली नहीं देख सकते, ओके। अब इसके बाद दो पॉइंट हो गए, किसकी वजह से हो जाता है, क्यों हो जाता है। तो पहला पॉइंट अराइज ड्यू टू, अराइज ड्यू टू, क्यों हो जाता है। तो पहला पॉइंट इसलिए हो जाता है इलोंगेशन ऑफ द आई बॉल, इलोंगेशन, इलोंगेशन यानी कोई भी चीज को तुम खींच के बड़ा कर दो, लंबा कर दो, तो वो क्या होता है, इलोंगेशन ऑफ आई बॉल। अच्छा खाओगे पियोगे नहीं तो क्या हो जाएगा, उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है आई बॉल के ऊपर, तो फिर वो देखने में भी तुमको तकलीफ कर देगा। इसीलिए आंखों से रिलेटेड चीजें जरूर खाओ, है। एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस, ठीक है। समझ में आ गया, इतना लिखते चले जाओ। उसके बाद में किस चीज से इसको हम करेक्ट कर सकते हैं, तो किससे करेक्ट कर सकते हैं, करेक्ट बाई कॉनकेव, कॉनकेव लेंस, ठीक है। कैसा दिखता है कॉनकेव लेंस, ऐसा दिखता है, ठीक है। चलो एक चीज रह गई इसमें, हाँ, इमेज कहाँ बनेगी, इमेज कहाँ बनेगी, तो फ्रंट ऑफ रेटिना, इमेज फॉर्म्ड, इमेज फॉर्म्ड फ्रंट ऑफ रेटिना। बस हो गया कल्याण, हो गया कल्याण, हो गया बस।
दूर के ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते हैं तो फ्रंट फार ऑब्जेक्ट को हम क्लियरली नहीं देख सकते। तो इमेज कहाँ बनेगी? एफ से फार, एफ से फ्रंट, फ्रंट में बनेगी किसके? रेटिना के फ्रंट में बनेगी। समझ गए? किससे कनेक्ट कर सकते हैं? कॉनकेव लेंस से कर सकते हैं। अब आते हैं हाइपरमेट्रोपिया के बारे में पढ़ने के लिए। किसके बारे में? हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया, इसको क्या बोलते हैं? फार साइटेडनेस। क्या बोलते हैं? फार साइटेडनेस। ठीक है, ये कैन नॉट को यहां लगा दो, कैन नॉट सी नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली बट सी फार ऑब्जेक्ट क्लियरली। देख सकते हैं दूर के ऑब्जेक्ट को, पास के ऑब्जेक्ट को हम देख नहीं सकते, इसीलिए इसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, ये किस वजह से हो जाता है? इसमें लिख लो, दो चीजें लिख लो, दो चीजें ये लिखो। फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस टू लॉन्ग। फोकल लेंथ ऑफ लिख लो तुम, मैं बता रहा हूँ। फोकल लेंथ जब हो जाती है आई की जो है बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है, लॉन्ग हो जाती है। फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस है टू लॉन्ग। आई बॉल हैज बिकम टू स्मॉल, यानी कि जो आई बॉल है वो क्या हो जाए? किसी वजह से सिकुड़ करके छोटी हो जाए, तो ये हाइपरमेट्रोपिया हो जाता है। इसमें जो इमेज बनती है वो पीछे बनती है, रेटिना के कहाँ बनती है? पीछे बनेगी। और जो इसको कैसे सही कर सकते हैं? कॉन्वेक्स लेंस के इससे यूज से सही कर सकते हैं। लास्ट में आता है प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया ये है कि हम जब छोटे होते हैं हमारा जो लेंस है वो क्या होता है? आगे आंखों का, वो हमारे हिसाब से, जैसे हम दूर के ऑब्जेक्ट देखते हैं तो पतला हो जाता है, पास के ऑब्जेक्ट देखते हैं तो मोटा हो जाता है। तो यानी इसी को बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। क्या बोलते हैं? पावर ऑफ एकोमोडेशन। ये धीरे धीरे एज के साथ में कम हो जाता है और वीक हो जाता है। कौन वीक हो जाते हैं? हमारी सीलियरी मसल्स, जो आंखों की मसल्स हैं वो कमजोर हो जाती हैं। तो इस वजह से ये है, कमजोर होने की वजह से ये दिक्कत आती है। और इसकी यूनिट होती है, मैं यूनिट बोल रहा हूँ। अब ये चीजें खत्म हो गई, तीनों चीजें खत्म हो गई। इसमें से सवाल आए थे, 3 सवाल आए थे हाइपरमेट्रोपिया और उसके ऊपर अपना मायोपिया के ऊपर 2-3 सवाल थे, तो इसको अच्छे से पढ़ लो। इसके बाद में यूनिट याद कर लो। मैग्नेटिक इंटेंसिटी की एम्पियर पर मीटर, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की एम्पियर मीटर स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की आपको बता दी है कूलम मीटर, और करंट डेंसिटी की याद कर लो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे अपना फिजिक्स का सेशन जो है खत्म हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और जितना बता दिया उतना पढ़ लो, किस्मत रही तो अच्छे फंस ही जाएंगे 4-6 क्वेश्चन। काइनेटिक एनर्जी की कोई भी एनर्जी हो, कोई भी एनर्जी, सबकी यूनिट याद कर लो, जूल। क्या याद कर लो? जूल। बस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, सबकी एनर्जी जूल।